सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। ये मुल्की सियासत जिसमें रोज़ एक नई कहानी होती है, और अगर हम बात करें नाजरीन इस मुल्की सियासत की जिसमें तहरीक इंसाफ की तारीख में जितने बड़े बड़े यू टर्न्स लिए गए उसकी शायद ही माजी में कोई मिसाल मिलती हो, मगर बात यहाँ यू टर्न की नहीं हो रही, बल्कि बात यहाँ पर एक ऐसे मामले की हो रही है जो अब कानून का हिस्सा बन चुका है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने एक रोज़ कबल सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा कि अल्लाह जानता है मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीम बिल पर दस्तखत नहीं किए। मैं दोनों बिलों से इत्तेफाक नहीं करता। मैंने अमले को दस्तखत के बगैर बिल्स वापस भेजने का कहा था, मगर मेरी मर्जी और हुक्म को मजरू किया गया। कई बार अमले से बिल्स वापस करने की तस्दीक भी की थी। बिल से मुतासर होने वालों से मैं सबसे माफ़ी मांगूंगा। अब मुल्क के सदर का ये रवैया इस सारे मामले की हकीकत बयान करने के बजाय इसे मजीद उलझाने का सबब बन रहा है। इस हवाले से ये पहलू भी दिलचस्पी से खाली नहीं है कि सदर की इस कोताही का सबसे पहला शिकार साबिक वजीर खारजा और तहरीक इंसाफ के नायब चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी बने हैं, जिन्हें एक रोज़ कबल ही इस नए कानून के तहत साइफर मामले में गिरफ्तार किया गया, जबकि चेयरमैन PTI पर भी इसी इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। अब नाज़रीन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या किसी मुल्क के आईनी, कानूनी और इंतज़ामी मामलात को इस तरह से अल्लाह का नाम लेकर नज़रअंदाज किया जा सकता है? ये एक संगीन मौक़िफ़ है कि मुल्क का आईनी तौर से मुंतखब सदर 30 घंटे तक अपने नाम से जारी होने वाली मालूमात की तरदीद क्यों नहीं करता, और जब वो एक बयान में दस्तखत ना करने का दावा करता है तो हक़ाइक़ सामने लाने के बजाय अमले के नामालूम अरकान पर इल्ज़ाम आयद करके अल्लाह से माफ़ी के बाद बज़ाहिर मामला ख़त्म करने की कोशिश भी करता है। आइन के आर्टिकल 75 के मुताबिक जब कोई बिल मंजूरी के सदर को इरसाल किया जाता है तो सदर के पास दो इख्तियारात होते हैं, या तो उस बिल को मंजूर कर लें या फिर मखसूस मुशाहिदात के साथ ये मामला दोबारा एतराज़ात लगाकर पार्लिमान को भेजा जाए। अब आर्टिकल 75 जिसमें कोई तीसरा ऑप्शन मौजूद नहीं है, यहाँ ये सवाल भी उठता है कि सदर ने बिल पर कानूनी तरीके से एतराज़ात लगाकर वापस क्यों नहीं भेजे। आइन में बिल वापस करने की मुद्दत 10 दिन वाज़े तौर पर मौजूद है। अगर इस पर अमल ना हो तो बिल कानून बन जाता है। क्या सदर आरिफ अलवी इस बात पर भी अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे? और वो ये बात भूल गए थे कि सदर आरिफ अलवी का ये बयान भी अब गैर वाज़े है नाज़रीन कि वो अपने अमले को मोर्द इल्ज़ाम तो ठहरा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक किसी एक जिम्मेदार एहलकार का नाम नहीं लिया। सदर ने अपने अमले की सरजनिश करने, कसूर वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने, अवाम को दुरुस्त तस्वीर दिखाने के बजाय अल्लाह और मुतासरीन से माफ़ी मांगकर मामला समेटने की कोशिश क्यों की है? हम बात करेंगे, मुझे ज्वाइन करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से राना एहसान साहब। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने वक्त निकाला। और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, शौकत पराचा साहब। शौकत साहब, आपके भी वक्त का बहुत शुक्रिया। और हमें मारे कानून भी अभी ज्वाइन कर लेंगे थोड़ी ही देर में, तो कानूनी राय हम उनसे लेंगे। लेकिन पहले ज़रा मैं मौक़िफ़ जानना चाहती हूँ राना एहसान साहब का। राना साहब, मुस्लिम लीग नून ने इस मामले को किस तरह देखा? क्योंकि यकीनन अगर सदर ये कह रहे हैं कि मैंने दस्तखत नहीं किए, अब एक शख्स को तो हटाया भी गया, अब कोई और उनकी जगह आया भी है, लेकिन ये कि कार्रवाई होनी चाहिए अगर किसी की भी कोताही है और ये चीज़ आगे बढ़ गई, कानून भी बन गया और उसके बाद इस कानून पर अमल दरामद भी शुरू हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सदर ने पहली दफ़ा बिल वापस नहीं किया। 13 बिल ऐसे हैं जो इससे पहले सदर आरिफ अलवी वापस कर चुके हैं, और हर बिल के ऊपर उनके अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट हुई है कि मैं ये बिल जो है इन बुनियादों के ऊपर वापस कर रहा हूँ। तो अगर उन्होंने इन दो बिलों को भी वापस करना था तो वो ट्वीट कर सकते थे। दूसरा, जो सदर के जो ऑफिस के रूल्स ऑफ बिजनेस हैं उसके अंदर वर्बल ऑर्डर्स नहीं होते, उसके अंदर रिटन कार्रवाई होती है। फिर आपको आर्टिकल 75 जो सब लोग कोट कर रहे हैं उसके तहत आपको जो है कोई ऑब्जेक्शंस लगा के फाइल को प्रोसेस करना होता है। अगर तो उन्होंने इस तरह किया है कि फाइल पे ऑब्जेक्शन लगाए, उसके ऊपर दफ्तरी कार्रवाई हुई, वो फाइल के ऊपर मुख्तलिफ मार्किंग हुई और वो आगे से आगे गया कि इसको वापस कर दिया जाए, और फिर वो उस फाइल को रोक दिया गया और नहीं भेजा गया, फिर तो उनका दावा दुरुस्त है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ और कोई उनके पास एविडेंस नहीं है इस चीज को दिखाने के लिए, तो फिर मैं समझता हूं कि सदर साहब झूठ बोल रहे हैं और ही इज प्लेइंग टू द गैलरीज। ये चीज बड़ी सिंपल थी कि जब उन्होंने ट्विटर पे अनाउंस की
तो पूरे पाकिस्तान का तमाशा बना दुनिया भर के अंदर, क्योंकि जो जिस चीज की वो निशानदेही कर रहे हैं अगर वो सच है तो इसका मतलब है कि सदर के दफ्तर को भी कोई मैनिपुलेट कर रहा है और ऐसी कुव्वतें हैं गालबन जो कि मनूवर करती हैं और सदर की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं। तो ये तासर देना जब आपके पास अपने दफ्तर को आप खुद एफिशिएंटली और इफेक्टिवली ना चला पा रहे हो, मैं समझता हूं कि इससे मुल्क की साख को नुकसान पहुंचा है और ये एक सीरियस क्राइम है अगर ये झूठ है। तो इसका तयन अव्वल तो सदर साहब के दफ्तर को खुद करना चाहिए था, ट्वीट से पहले करना चाहिए था। सही। लेकिन अब अभी भी वो उनके पास मौका है कि वो इस पे इंक्वायरी बिठाएं और केयर टेकर निजाम भी इसके अंदर आ जाए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो, पता चले कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। वैसे ये टेक्निकली सदर को वो फाइल भी दिखानी होगी जिस पर उन्होंने लिख कर एतराजात लगाकर वापस की हो कि वो इस पर दस्तखत नहीं कर रहे हैं। राना साहब देखें, डेफिनेटली कोई वर्बल ये दफ्तरी मामलात जो हैं और वो भी ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट के, वो कभी भी वर्बल नहीं हो सकती। वो फाइल अगर पुट अप भी हुई है तो उसका भी रिकॉर्ड होगा। अगर उस फाइल पे कोई कमेंट्स दिए गए हैं वो भी रिटन फॉर्म में आने चाहिए। हर चीज के रूल्स ऑफ बिजनेस जो है वो तयन है। पॉइंट टेकन, पॉइंट टेकन। ये तरीकेकार है, पूरा एक प्रोसीजर है, एक पूरी एसओपी है, ज़ाहिर उसी को फॉलो करना होता है। जो सदर का दफ्तर होता है उसने भी, और फिर ज़ाहिर उस सारी चीज़ों को देखना होता है। अच्छा शौकत पराजा साहब, ये हमारे मुल्क में एक नया सा ट्रेंड भी चल पड़ा है कि सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ सोशल मीडिया पर आ जाती है। खैर ये हमारे मुल्क में नहीं है, दुनिया भर में ही खैर हो रहा है। तो आपने इसको किस तरह से देखा कि आप ये क्राइम को तौर पे लोग ले रहे हैं कि या तो सदर दिखा देते हो फाइल कि जिस पर उन्होंने एतराज़ात लगाया, उनको पता ही नहीं चला कि उन्होंने साइन नहीं किए और ये आगे बढ़ गया। ये मुमकिन कैसे हो गया? आपको कुछ समझ आती है बात पराजा साहब? बहुत शुक्रिया। अगर समझ आती तो फिर ना आप मुझसे ये सवाल कर रही होती और ना मैं कोई जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान को, ये बात दुरुस्त है राना साहब की कि पाकिस्तान को तमाशा बना दिया गया है। सदर कह रहे हैं और अल्लाह को गवाह बनाकर कह रहे हैं कि मैंने कोई साइन नहीं किए। चलें, साइन न करना सदर का अख्तियार है, सदर रोक सकते हैं 10 दिन के लिए, सदर डिसएग्री कर सकते हैं, अपने कमेंट्स ऑब्जर्वेशन लिख सकते हैं। लेकिन सदर जब ये कहते हैं कि मैंने बार बार पूछा अपने ऑफिस से जी, और जिम्मेदारों ने मुझे बार बार अश्योर किया, ये वर्ड है उस ट्वीट में, कि मुझे बार बार यकीन दहानी करवाई गई कि हाँ बिल्स वापस चले गए हैं, जबकि लॉ मिनिस्ट्री कह रही है कि बिल तो नहीं आए। और बिल अगर आ गए हैं और वो साइन किसके हैं, क्योंकि अभी ये नहीं पता कि बिल कहाँ पहुंचे हैं, कैसे पहुंचे हैं, किसी के साइन हैं या नहीं है। लॉ मिनिस्ट्री तो कह रही है कि एसेंट मिल गई है हमें, और एसेंट के बाद और खुद सदर ममलिकत जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी के ट्वीट में ये भी बात है, जो लास्ट अगर सेंटेंस आप पढ़ें कि मैं उनसे भी मादरत करता हूं जो इन कवानीन से अफेक्ट होंगे। यानी उनको ये मालूम है कि ये कवानीन अब बन गए, अब उन बिल्स को बाकायदा कानून का दर्जा मिल गया, इसलिए तो वो माफी नहीं तो सदर इतने लाइल्म होते हैं कि उनको नहीं पता चला कि एक कानून का हिस्सा एक चीज बन गई, और उनको मालूम ही नहीं, बहुत बाद में चला कि मैंने दस्तखत नहीं किए तो कानून बन गया। एक्चुअल तो ये तहकीकात होनी चाहिए, हमें भी पता चले कि कौन सच्चा है और कौन सच्चा नहीं है। मैं जरा झूठा का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, जी जी जी, कि एक तो एक दिन यानी परसों सुबह खबर चलती रही, परसों सुबह प्रोग्राम, परसों शाम को प्रोग्राम भी हुए कि दोनों कवानीन बन गए। परसों शाम को एक गिरफ्तारी भी हुई इन्हीं कवानीन के अंडर। जी हाँ, एक गिरफ्तारी हुई और एक गिरफ्तारी डाली गई, और कल भी एक गिरफ्तारी हुई इन्हीं कवानीन के अंडर। तो सदर साहब को उस वक्त भी पता नहीं था। परसों जब मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब को गिरफ्तार किया गया, पुलिस की तरफ से जो स्टेटमेंट आई होप कि आपके ऑफिस के पास होगी, वो FIR की कॉपी, और वो चलाएंगे, और उस FIR में लिखा हुआ है कि चूंकि सदर ममलिकत ने अब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और मिलिट्री एक्ट अमेंडमेंट्स का
बिल साइन कर दिया है और वो लॉ बन गया है, तो उस लॉ के अंडर गिरफ्तारी की जा रही है। और आज उसी लॉ के अंडर मखदूम शाह महमूद कुरैशी को 4 रोज़ा रिमांड भी पुलिस के हवाले कर दिया गया। तो जब सदर ममलिकत को अपने ट्वीट के मुताबिक ये भी इल्म है कि हाँ ये कानून बन गए हैं और मैं उनसे माफी मांग रहा हूँ, तो सवाल फिर ये पैदा होता है कि सदर ममलिकत 2 दिन क्यों खामोश रहे। क्या ये भी कह सकते हैं, सदर हैं वो, कि मैं तो मीडिया से दूर था, मेरे कुछ जाती मामला थे, मैं उनमें बिजी था। दूसरा, सदर साहब जब ये फरमाते हैं कि मैंने अपने स्टाफ से कहा, तो किसकी बात कर रहे हैं? ये जरूर जानना चाहते हैं हम, क्या वो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी की बात कर रहे हैं जो 22 ग्रेड के ऑफिसर होते हैं, वो किसी एडिशनल सेक्रेटरी की बात कर रहे हैं, या वो मिलिट्री सेक्रेटरी की बात कर रहे हैं? एमएस होता है प्रेसिडेंट के पास, एमएस होते हैं एक प्राइम मिनिस्टर के साथ, या वो जो लीगल विंग के हेड हैं, प्रेसिडेंसी में विंग्स हैं, फॉरेन पॉलिसी की अलग विंग है, ऑफिशियल्स होते हैं, लॉ की अलग है, तो क्या वो उन ऑफिशियल्स की बात कर रहे हैं जो उस विंग से हैं? सो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनका सदर ममलिकत ने जवाब देना है। हाँ, चूंकि सदर ने प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट पे डाला है, तो आई थॉट मे बी के प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट कोई जवाब दे, या जिन ऑफिशियल्स को हटाया जाए, इस पर ये तहकीकात होंगी कैसे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है पराचा साहब जो आप बात कर रहे हैं। आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए कानूनी राय ले लेती हूँ। मुझे ज्वाइन करें माहिर कानून बैरिस्टर कामरान मुर्तज़ा साहब। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये जो अब मामला एक नया पंडोरा बॉक्स खुल गया है सदर की ट्वीट के बाद, तो ये तहकीकात उनके दफ्तर में किसने ये बिल आगे पहुंचा दिया, वो कहते हैं कि मैंने दस्तखत नहीं किया। सर जरा बता दीजिएगा कि तहकीकात होंगी तो वो कैसे हो सकती हैं, और क्या कोई फाइल सदर की नॉलेज में लाए बगैर इसी तरीके से आगे पीछे की जा सकती है अगर उन्होंने दस्तखत ही नहीं किए तो उस पर? ऐसा मुमकिन नहीं है। बात यह है कि बहुत आसान सा मामला था। बिल आए थे, बिल जब आते हैं तो वो बाकायदा उसी दिन, जिस दिन बिल दूसरे हाउस से पास हो जाता है, एक से ओरिजिनेट होता है और दूसरे से पास होता है, और जिस दिन पास होता है उसी दिन, और अगर फर्ज कर दीजिए कि बहुत लेट नाइट हो गई है तो फिर दूसरे दिन, मतलब बगैर किसी डिले के सदर ऐवान सदर को अर्साल करते हैं। और अगर ये सेनेट में अर्साल करना हो तो चेयरमैन के साइन से जाता है, और नेशनल असेंबली में हो तो स्पीकर के साइन से जाता है, और अगर वो मौजूद ना हो तो डेप्टी स्पीकर के, और उसके बाद वो ऐवान सदर में बाकायदा ये प्रोसेस होता है किस वक्त, बल्कि टाइम तक किस पे दर्ज किया जाता है किस वक्त आया, कितने बजे आया। और उसके बाद ये मुमकिन नहीं है कि कोई चीज़ आए तो उसका टाइम ना लिखा जाए, और उसके बाद ये भी मुमकिन नहीं है कि कोई चीज़ जाए तो उसका भी टाइम ना लिखा जाए। इनफैक्ट इसमें जो है ना ये सिचुएशन जो है ना लम्हा ब लम्हा इस ट्वीट के बाद तब्दील होती रही है। पहले जो समझा गया वो ये समझा गया कि किसी ने, बल्कि मैंने खुद भी यही समझा कि किसी ने सदर साहब के जाली साइन कर दिए और भिजवा दिया, मगर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि सदर साहब ने साइन भी नहीं किए और ऑब्जेक्शन भी रिकॉर्ड नहीं किया। तो जब साइन भी नहीं किया और ऑब्जेक्शन भी रिकॉर्ड नहीं किया तो सदर साहब शायद बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इस मामले में खेलना चाहते थे, और वो दोनों फरीकों को जो है ना वो मुतमिन करना चाहते थे। दोनों फरीकों से मुराद उनकी अपनी साबका पार्टी और दूसरा जो है वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट। तो ये दोनों फरीकों को मुतमिन करने के लिए उन्होंने उसको जाने दिया। इधर से स्मार्ट मूव थी, उधर से आगे से फिर स्मार्ट मूव हुई, और अल्टीमेटली उन्होंने नोटिफाई कर दिया। तो कामरान साहब, क्या ये जो भी स्मार्ट मूव है, क्या वो उससे इस तरह बचा जा सकता है? इस पर तहकीकात कैसे हो सकती हैं? साबित भी तो करना होगा। सुप्रीम कोर्ट इसमें ले ले, सुप्रीम कोर्ट इसको फौरी तौर पे ले ले। देखिए बल्क में वो है ना, ये आखिर में जब ये नेशनल असेंबली जा रही थी तो बल्क में बिल आए थे, और वो सब सदर की असेंबली के लिए आए थे, और उनके साथ बाकियों के साथ क्या सलूक हुआ उनको सामने रख लीजिए, आपको बहुत जना बात सामने आ जाएगी। सर, ये एक और अपडेट जो इसमें अभी तक हुई है, कामरान साहब मैं चाहती हूँ आप जरा इस पर भी रोशनी डालें कि जो कल ये हुआ कि ऐवान सदर ने जो सदर मुमलिकत की सेक्रेटरी थी उनकी खदमात वापस कर दी हैं इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को, और ये कहा है कि हमें इनकी मज़ीद ज़रूरत नहीं है। तो यानी कि अगर जो भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी है अगर उसकी गलती है तो उसको वापस कर देना खदमात को, बस ये मामला लिपट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, या फिर सदर मुमलिकत को खुद भी ये बात साबित करनी होगी कि जो वो कह रहे हैं उन्होंने ऐसा ही किया?
देखिए ये मामला अब साबित करना होगा, क्योंकि ये एक तरह से ऐसा है कि 25 करोड़ लोग या तो वो डिसीव हुए हैं, 25 के 25 करोड़ को उनको धोखा देने की कोशिश की गई है, या सदर साहब को धोखा दिया गया है, या किसी की गलती है, जो भी कुछ है। और अगर इतने बड़े ऑफिस में इतनी बड़ी गलती मौजूद है तो फिर तो किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। वो तो आपकी फौजों के कमांडर इन चीफ है, अगर उनसे कोई इस तरह की गलती हो जाती है या उस ऑफिस से इतनी बड़ी गलती हो जाती है तो इसका नतीजा आप जानते हैं क्या हो सकता है। और फिर ये कि ये इतना बारीक मामला होता है, जिस तरह आप खुद भी कह रहे हैं कि बड़े बड़े कानून हैं, अगर वो उस पर एतराज़ात लगा रहे हैं और अगर उनके दफ्तर में ही किसी की नाअहली है जिसने उनको नहीं बताया, या फिर जो आप बात कह रहे हैं कि उन्होंने इस पर खेलने की भी कोशिश की है सर, तो PTI जो है वो खुद चली गई है सुप्रीम कोर्ट, तो वो किस तरीके से इस मामले को उठा सकती है? जरा 1 मिनट के लिए फिर एक चीज याद करिए आप। जी जी। आप ये याद करिए कि जिस वक्त ये आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट का बिल आया था सेनेट में, उसकी वो फुटेज निकलवा लीजिए। उस वक्त जब ख्वाजा आसिफ पेश कर रहे थे इसको, तो ये सारे बाकी PTI वाले किसी और नाम पे कि ख्वातीन को ख्वाजा आसिफ साहब ने कुछ कहा था और बाहर निकल गए थे। ये बात आपको याद है? बिल्कुल सर। तो वो उस कंडक्ट को, जो PTI का वो कंडक्ट था और उनकी एब्सेंस में मंजूरी हुई। हम इधर बैठ के अपोज करते रहे गवर्नमेंट अलाइज, और उनका कंडक्ट ये था कि खिसक जाओ। और इधर से जो ना ये दूसरा जो ना वो ये था कि साइन नहीं करते, और इसका शायद नतीजा ये निकलेगा, उन्होंने अपने अंडरस्टैंड ये किया था कि इसका नतीजा ये निकलेगा कि ये समझा जाएगा, लीमिंग क्लार्क को ये समझा जाएगा कि ये हम असेंड नहीं किया तो ये जाएगा जॉइंट सिटिंग के लिए। सही। ये जो भी वकील साहब उनके थे, उन्होंने शायद उनको ये इस तरह से मशवरा दिया होगा। उधर से भी स्मार्ट लोग बैठे हुए हैं गवर्नमेंट में, उन्होंने कहा कि इस तरह से आया तो उन्होंने लूज बॉल आई है, लूज बॉल पे तो शॉट लगती है, उन्होंने सिक्सर खेल लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर कामरान मुर्तज़ा साहब, आपने भी दे रहे थे। अब राना एहसान साहब, अब जो सूरत हाल है, खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या सोच रही है कि जिस तरह कामरान साहब ने कहा कि खुद सुप्रीम कोर्ट ये मामला उठा ले, लेकिन आपकी तरफ से या किसी और जमात की तरफ से भी तो ये मामला टेकअप किया जा सकता है? देखिए, ये तो एक ऑन गोइंग मैटर है। नंबर 1, मैं तो आज भी समझता हूं कि पहले तो ये सदर का ऑफिस को अपनी इंक्वायरी जो है वो होल्ड करनी चाहिए, जो कि ट्रांसपेरेंट हो, और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो ये सामने लेके आए। देखिए, कल फिर जो केयर टेकर सेटअप है उसने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का जो है वो उस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए कि आईनी तौर पे सिर्फ 2 ही तरीके हैं बिल को, या तो आप असेंट देते हैं या फिर दूसरा आप कोई जो है वो एतराज़ात लगा के उसको आप पार्लियामेंट के अंदर वापस भेज देते हैं। तो ये 2 तरीके हैं, इसके अलावा तीसरा तो कोई आईनी तरीका है नहीं। तो ये इसकी इंक्वायरी या तो केयर टेकर सेटअप करे, उसको प्रेसिडेंसी अपोज ना करे, या प्रेसिडेंसी खुद करे। तो ये अगर चीजें नहीं होती तो फिर ये मैटर जो है वो मेरे ख्याल से फिर ये जुडिशरी की तरफ जाए। लेकिन ये पहले तो ये 2 चीजें जो हैं ये इंटरनली गवर्नमेंट को या प्रेसिडेंट ऑफिस को टैकल करना चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका राना एहसान साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, अब देखते हैं कि मामला अनफोल्ड कैसे होता है, निगरान गवर्नमेंट इस पर किस तरह एक्शन लेती है, या फिर अदालतें इस पर क्या एक्शन लेती हैं। ये कोई इतनी छोटी मोटी बात नहीं है कि इसको ऐसे घुमा दिया जाए। खैर, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो कुछ कोर्ट की खबर में आज क्या मामला हैं उस पर ही बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन, और कोर्ट की खबर में हमारे पास आज 3 खबरें हैं, जिसमें एक खबर है कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को शहरी मतलूबा मालूमात फराहम करने का जो इंफॉर्मेशन कमीशन का फैसला है, एक तो उसको मुअत्तल किया गया है। दूसरी खबर PTI के रुकन रफ़िया आफरीदी की MPO के तहत गिरफ्तारी के मामले के हवाले से है, और तीसरी शहरियार आफरीदी की भी जो 3 MPO के तहत गिरफ्तारी है, उसका जो फैसला वो क्या हुआ है, क्या मामला उसमें रहे। इन तमाम तर खबरों पर हमें ज्वाइन करें हमारे नुमाइंदा एहतशाम कियानी। जी एहतशाम, बताइएगा आज क्या मामला रहे अदालतों में? देखिए, पहला केस तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये सादिया मज़हर हैं जिन्होंने नवंबर 2021 में मालूमात हासिल करने के लिए जो एक दरख्वास्त दी थी, जो कि
उन्होंने राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2017 के तहत दी थी और उनकी ये कोशिश थी कि उनको ये तमाम तर मवाद मिल जाए, जिसमें उन्होंने ये एक तो उन्होंने मेंबरान कौमी असम्बली के जो तहरीक इस्तेकाक मुख्तलिफ औकात में जो अपने इस्तेकाक से मुतालिक वो तहरीकें जमा कराते रहे हैं, उसका रिकॉर्ड उन्होंने मांगा था। उसके बाद उन्होंने ये मांगा था कि वो जो तमाम तर मामला जो कमेटीज़ में गया है, कायमा कमेटी में, उसका रिकॉर्ड दिया जाए, वहाँ पे क्या फाइंडिंग्स आई, उनकी रिकमेंडेशंस क्या हैं और महकमों के उन पर जवाबात क्या हैं, ये तमाम तर तफसीलात उन्होंने मांगी थी। लेकिन नेशनल असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इनकार कर दिया, उन्होंने मालूमात नहीं दी। तो खातून ने इंफॉर्मेशन कमीशन में एक कंप्लेंट की, दरख्वास्त दायर की कि उन्हें ये इन्फॉर्मेशन दी जाए। इंफॉर्मेशन कमीशन ने 2022 के जून में ये ऑर्डर किया कि उन्हें ये मालूमात दी जाए, लेकिन ये वक्तन फ़वक्तन टाल मटोल की जाती रही। ये कहा गया इंफॉर्मेशन कमीशन को कि ये मामला जो है ये इस्तेकाक कमेटी को भेजा गया है और वो कमेटी इस पर फैसला करेगी। कमेटी ने रिकमेंडेशंस इस हवाले से भी दी और वो रिकमेंडेशंस जो थी वो इंफॉर्मेशन कमीशन को फराहम की गई, लेकिन उनसे वो डिससेटिस्फैक्ट्री करार दी गई। और उसके बाद जो सेक्रेटरी नेशनल असम्बली हैं सेक्रेटेरिएट के, उनको शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया और उन्हें कल के रोज़ यानी 22 अगस्त को ज़ाती हैसियत में तलब किया गया था। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त पर समाअत हुई जिसमें ये इस्तदा की गई थी कि इंफॉर्मेशन कमीशन का जो फैसला है उसे सेट असाइड यानी कलअदम करार दिया जाए और जब तक उस पर फैसला नहीं हो जाता तब तक इसमें अबूरी रिलीफ यानी हुक्म इम्तना दिया जाए। तो आज उन्हें हुक्म इम्तना मिल गया है, यानी अब कल के रोज़ सेक्रेटरी नेशनल असम्बली सेक्रेटेरिएट वो पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के सामने पेश नहीं होंगे और जब तक हाई कोर्ट से अब यह मामला इस पर फैसला नहीं हो जाता, बज़ाहिर यह हुक्म इम्तना तब तक चलता रहेगा। दूसरा केस जो था वो शहरयार आफरीदी के जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने शहरयार आफरीदी की 3 MPO के तहत नज़रबंदी का जो ऑर्डर था उसे उन्होंने सस्पेंड किया था और शहरयार आफरीदी को रिहा करने का हुक्म दिया था। उस फैसले में अदालत ने यह भी ऑब्जर्व किया था कि जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी डिप्टी कमिश्नर जिनके पास डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का भी इख्तियार होता है, उन्होंने जो MPO के ऑर्डर्स जारी किए, शहरयार अफरीदी के ऑर्डर समेत दीगर गुज़िश्ता 3 माह के जो ऑर्डर्स हैं वो उन्होंने दुरुस्त तौर पर जारी नहीं किए। बाद नज़र में अदालत ने ये समझते हुए जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनको शो कॉज नोटिस जारी कर रखा है। SSP ऑपरेशंस पुलिस के जो है उन्हें भी ये नोटिस जारी किया गया और इनसे ज़ाती हैसियत में इन्हें तलब करते हुए अदालत ने शो कॉज नोटिस का एक तो जवाब तलब किया था, लेकिन जो उनकी तरफ से जवाब जमा कराया गया वो सेटिस्फैक्ट्री करार नहीं दिया गया। उसके बाद अदालत ने यह फैसला किया कि इन अफसरान के खिलाफ शो कॉज की प्रोसीडिंग जो है वो उसको आगे बढ़ाया जाए और इन पर फर्द जुर्म आयद की जाए। ठीक, अब आइंदा तारीख जो है उसमें अदालत ने फर्द जुर्म आयद करनी थी, लेकिन उससे पहले ही डिप्टी कमिश्नर की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई है। अब उस अपील को देखना यह है कि कब ये समाअत के लिए मुकर्रर होती है और जब ये समाअत के लिए मुकर्रर हो जाए तो 2 रुकनी बेंच जो बनेगा उससे उनको रिलीफ मिलता है। ये देखना होगा फिर ये आगे समाअत में क्या रहता है। एहतशाम कियानी, बहुत शुक्रिया, हमें कोर्ट की खबरों के हवाले से आप आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, अब जरा मईशत की सूरत हाल की प्रोग्राम में इस बात करेंगे इस सेगमेंट में, क्योंकि हमने देखा बहुत कुछ। 9 अप्रैल 2022 को लेकर अगर हम आगे बढ़ें तो पाकिस्तान की तारीख में इस हवाले से ही हमेशा याद रखा जाएगा कि उस रोज़ पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा किसी मुंतखब वज़ीर आज़म को बाकायदा तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में फारिग किया गया और यूं मुख्तलिफ सियासी जमातों के इत्तेहाद ने अनान इक़्तिदार संभाली। इस सूरत हाल ने जहाँ पूरी कौम को एक गैर यकीनी किसी कैफियत, एक अफरा तफरी मुब्तला किया, वहीं मईशत पर भी खास से मनफी असरात मुरतब हुए। गुज़िश्ता 1.5 बरस में PDM की हुकूमत मुआशी बहरान का सारा इल्ज़ाम PTI की हुकूमत पर डालकर ये कहती नजर आई कि इमरान खान ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट के खतरे से दुचार किया, लेकिन हमने रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत को कुर्बान किया। अब बज़ाहिर अगर हम देखें तो ये बात दुरुस्त भी है कि एक तरह से मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया भी गया, लेकिन अब अगर अदादो शुमार पर नज़र डालें तो 3-3.5 साल की हुकूमत का जो 1.5 बरस से कायम रहने वाली हुकूमत है उससे मवाजना हम नहीं कर सकते। और मौशी माहिरीन का भी यही कहना है कि इक़्तिसादी सूरत हाल की अबतरी की एक बड़ी वजह
PTI की हुकूमत की जानिब से IMF के साथ किए गए वादों की मुबैना खिलाफ वर्जी थी। लेकिन यह भी सच है नाजरीन कि इत्तेहादियों की हुकूमत की मईशत से मुतालिक जो नाआकबत अंदेश फैसले थे और जो खमियाजा आवाम ने महंगाई की सूरत में भुगता, उसकी मिसाल नहीं मिलती। महंगाई जो थी वो 13.4% से बढ़कर 28.3% तक पहुंची। तमाम अशिया ज़रूरत की कीमतें दुगनी हो गईं, 200% का इजाफा हुआ और ये इजाफा आज भी हो रहा है। 16 माह में डॉलर 182 रुपए से बढ़कर आज 300 रुपए पर खड़ा हुआ है। किसका कसूर है, ये भी हम जरा पूछेंगे। और साथ ही साथ पेट्रोल की कीमतें जो मुसलसल बढ़ रही हैं और ये कहा जा रहा है कि आदमी मार्केट में कीमत ज़्यादा है, इसीलिए हो रहा है। इसकी बात करने के लिए मुझे ज्वाइन करें मानते हैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। ये जो 16 माह की हुकूमत थी या जो 3.5-4 साल की हुकूमत थी, किसको कसूरवार समझते हैं इस जो मईशत का हाल बुरा कर दिया है और आज एक आम आदमी महंगाई की सूरत हाल से शदीद परेशान? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं अगर आपसे ये कहूं कि 2022 तहरीक इंसाफ और 2023 शहबाज शरीफ PDM, ये दोनों मईशत की कारकर्दगी के लिहाज से पाकिस्तान की 76 साल तारीख में बदतरीन साल कहे जा सकते हैं। लेकिन मैं अगर साथ में ये भी कहूँ, जिसकी तरदीद नहीं हो सकती, कि इस तबाहकारी के बावजूद 2022 में और 2023 में मालदार और ताकतवर तबकों ने जितना मुनाफा कमाया, आमदनी में इजाफा किया, इतना कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ एक साल में। ये बड़ा कारनामा है कि मईशत तबाह और मालदार लोगों को दौलत कमाने का दोनों ने मौका दिया और तबाही के दोनों जिम्मेदार हैं। अगर आप मुझसे परसेंटेज पूछें, तहरीक इंसाफ 60% जिम्मेदार है और शहबाज शरीफ जो है कि यार PDM जो है वो 40% जिम्मेदार है। दोनों ने अपना अपना हिस्सा डाला। शायद इनका वक्त कम था इसलिए इनकी परसेंटेज भी कम है। तो दोनों ने तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन ये तो वो लोग थे ना जो कहते थे कि हम तजुर्बेकार लोग हैं, हमने इससे पहले भी हुकूमतें और मईशत को चलाया है। तो तजुर्बेकार भी 40% के जिम्मेदार आप समझते हैं? नहीं, देखिए ना, तजुर्बेकार की भी तो मिसाल यही है कि अगर तजुर्बेकारी से मईशत ठीक हुई होती तो पाकिस्तान 93 से अब तक जो है वो मेरे ख्याल से 12 मरतबा गया है IMF के पास। तो ये जो जाते रहे, अगर कोई कारनामा अंजाम दिया होता मुशर्रफ ने या उसके बाद जो हुकूमतें आई, पीपल्स पार्टी ने, तहरीक इंसाफ ने, तो हर हुकूमत, कोई एक हुकूमत बता दें सिवाय ज़िया-उल-हक के, क्योंकि उस ज़माने में वार एंड टेरर का पैसा मिल रहा था। अयूब खान ने IMF से शुरू किया। आज तक कोई वज़ीर-ए-आज़म ये नहीं कह सकता कि वो IMF के पास नहीं गया, खुशी से गया, पाकिस्तान को फंसाया। और अगर मैं ये कहूँ कि 1980 से आज तक हमारी ग्रोथ रेट भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका से कम रही, तो ये जितनी भी हुकूमतें आई, ये उनके मुंह पर तो जो है ना, ये एक हकीकत है जिसको वो डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन तबाही बर्बादी 2022 और 2023 में उरूज पर रही और दौलतमंद को लूटने का मौका बेताशा दिया गया, खूब दौलत कमाई और एहतसाब को दफन कर दिया गया। स्टेट बैंक ने, हुकूमत ने, पार्लियामेंट ने, नैब ने और SECP ने, सब ने। लेकिन डॉक्टर साहब, एक चीज़ है कि ये हुकूमत जो PDM की थी वो ये कहती रही कि जितना कर्जा मुल्क की तारीख में PTI की हुकूमत ने लिया उसकी तो मिसाल नहीं मिलती। लेकिन हम इस 16 माह की बात करें तो इन्होंने भी बहुत कर्जा लिया, तकरीबन 18 खरब का कर्जा ये अब तक ले चुके हैं। तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि कर्जा उन्होंने ज़्यादा लिया या इन्होंने कम लिया? देखिए, हर चीज़ वाज़ेह है अगर उसको समझने की कोशिश करें। मैं अब आपसे 2018 में शुरू करें, आज़ादी को 71 साल हो गए थे, 71 साल। उस वक्त पाकिस्तान के टोटल कर्जे थे 30,000 अरब रुपया 71 साल के बाद। जब इमरान खान को हटाया गया तो वो 60,000 तक पहुंचा चुके थे। हाँ, 30,000 अरब रुपया उन्होंने बढ़ाया। कौन सा काम किया, कौन सा प्रोजेक्ट लगाया? कुछ। लेकिन इस हुकूमत के दौर में 18,000 अरब रुपए के कर्जे बढ़े हैं। लेकिन जो बात कोई नहीं कह रहा वो मैं आपको बताता हूँ, बैरूनी कर्जे का हजम कम हुआ है। क्यों कम हुआ है? इसलिए उनको किसी ने कर्जा नहीं दिया। ये क्यों नहीं मानते कि बैरूनी कर्जे मिले थे इनको 130 अरब डॉलर, ये छोड़ के गए 124 अरब डॉलर। कोई क्रेडिट नहीं है, ना IMF कर्जे दे रहा था, ना कोई और दे रहा था, गिर नहीं थे। लेकिन ये जो कर्जे तबाही बर्बादी आई है, ये इसकी बुनियादी वजह है दानिस्ता रुपए की कदर गिराई गई। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बात तो हमने बहुत दफ़ा की, दानिस्ता गिराई गई, इसका जिम्मेदार कौन है कौन नहीं, इस पर भी हमने बात कर ली। लेकिन आप इस सवाल का मेरे आप जवाब दे सकते हैं कि ये जो सूरत हाल अब पहुँच गई है, ये ठीक कैसे हो सकती है
और कितना अरसा इसको ठीक होने में लगेगा? देखिए, इस वक्त ये हुकूमत जो है ये 9 महीने के लिए आई है, थोड़ा बहुत एक्सटेंशन करा लेंगे कानून तोड़ के, हो जाएगा। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह दूं, पहला काम इन्होंने जो निगरां काबीना बनाई है शमशाद अख्तर और जो है ये आपके वकार मसूद साहब जी, ये बहुत ही गलत फैसला है। अच्छा, इसलिए कि शमशाद अख्तर, मैं आप देखिए रिकॉर्ड में बताता हूँ, मैं तो साबित कर, शमशाद अख्तर को निगरां वजीर खजाना कोई पहली दफा नहीं बनाया गया, 2018 में बनाया गया, तो वही नाम क्यों याद आता है? 2018 में जो उनका सबसे बड़ा कारनामा है वो ये है कि जो मिस्टर क्लीन हुआ करते थे शाहिद खान अब्बासी, उन्होंने एक टैक्स एमनेस्टी दे दी उनको, तो इनके दौर में वो खत्म हो रही थी, रात को 12 बजे खत्म हो रही थी। उससे चंद घंटे पहले अपने कानून से तजावुज करते हुए शमशाद अख्तर ने चंद घंटे पहले उसकी तोसी कराने के लिए तोसी कराई लूटी हुई दौलत को, और ये कहा कि लूटी हुई दौलत जो बाहर है उसको पाकिस्तान लाने की जरूरत नहीं है। मैं पूछ सकता हूँ केयर टेकर्स को किसने इख्तियार दिया था? शाहिद खान अब्बासी से तो पार्लियामेंट थी, उसने आपका काम तो डे टू डे था, उन्होंने क्यों कर दिया? नंबर एक। दूसरा, आपको पता है कि शौकत तरीन का मईशत की तबाही में बहुत बड़ा किरदार है। 2008 में खत भेजा गया था IMF के पास जिसमें शौकत तरीन मुशीर खजाना के दस्तखत थे और गवर्नर स्टेट बैंक उस वक्त थी, ये शमशाद अख्तर, उनके भी दस्तखत हैं। मैं रिकॉर्ड में बता रहा हूँ, IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर को उन्होंने जो खत लिखा उसमें दानिस्ता झूठ बोला गया जो बहुत बड़ा क्राइम है, और उस खत के बाद जो इक़दाम उठाए गए तो अगले साल में जो अफरात ज़र है वो 12 से है वो 20 पर पहुँच गई। ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट मौजूद है और मैंने उस वक्त कहा था। तीसरा, जब ये गवर्नर स्टेट बैंक थी जो मुशर्रफ साहब ने इनको बनाया था, तो इन्होंने एक सर्कुलर इशू किया था 2008 में डिपॉजिटर्स के मुतालिक, वो आईन पाकिस्तान के 3 के खिलाफ था, उन्होंने आइन तोड़ा, और बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस 26A4 के खिलाफ था, वो तोड़ा। और अपने निगरान हुकूमत के दौर में उन्होंने कहा हमने मईशत को बेहतर कर दिया, और जब इमरान खान की हुकूमत आई तो पहला बजट जो लिखा आया उसमें लिखा था मईशत दिवालिया है। तो ये तो रिकॉर्ड है ना, इन्होंने गलत कारियाँ की हैं। तो मैं ये पूछ रहा था, इन्हीं लोगों, वकार मसूद साहब 4-5 दफ़े हुकूमतों में और स्टेट बैंक में रह चुके हैं, उन्हीं को क्यों बाहर लाया जाता है? वो भी शमशाद अख्तर थे। तो ये एक खेल है, बाहर से अहकामात आते हैं, किससे आते हैं, लेकिन ये मैं आपको कह सकता हूँ ये डिफॉल्ट से ज़रूर बचाएंगे और किस्तें भी शायद लेने में कामयाब हो जाएं, लेकिन इसका बोझ आवाम पर डालेंगे और कोई इस्लाह नहीं कर पाएंगे। ये मैं आज आपको रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, सिर्फ ये डिफॉल्ट से बचाएंगे पाकिस्तान को, और कर्जों की किस्त लेंगे, बिजली के नर्ख बढ़ाएंगे, पेट्रोल के नर्ख बढ़ाएंगे। हालांकि उनसे बचा जा सकता है, मैं तरीका बता सकता हूँ उनको कि किस तरह बिजली के नर्ख और पेट्रोल के नर्ख न बढ़ाएं। रुपए की कदर इनके दौर में गिरेगी, तिजारती खसारा बढ़ेगा, जारी हिसाब। अच्छा, ये रुपए की कदर गिरने की क्या वजह है? ये तो कह रहे थे कि अब रुपए की कदर मुस्तहकम होगी, IMF की शर्त भी है कि इंटर बैंक में और मार्केट में ये तवाजुन रखें, तो फिर अब ये कैसे हो रहा है डॉक्टर साहब? मोहतरमा, मैं 2025 की प्रेडिक्शन नहीं दे रहा, मैं अगले 2 महीने की दे रहा हूँ, गिरेगी। अगर मैं 2026 की कहूँ तो कह रहे हैं जी लंबी बात करके चला गया। कितनी गिरेगी? तिजारती खसारा बढ़ेगा, इंपोर्ट्स बढ़ेंगी, जारी हिसाबात का खसारा बढ़ेगा, मईशत की शरह सुस्त रहेगी, रुपए की कदर गिरेगी, और आप ये देखेंगे कि उसमें महंगाई। सर, ये अभी रुपए की कदर तो बहुत गिर चुकी है शाहिद साहब, अभी मजीद कितनी गिरने का इम्कान है? 300 तो हो ही गई है अब कीमत। मेरा काम है आपको हकीकत बताना, और ये गिराना चाहते हैं, वरना मैं आपको, अगर आप 3 मिनट हो तो मैं बता दूं कि पेट्रोल के नर्ख भी बढ़ाने नहीं पड़ेंगे, रुपए की कदर भी गिर सकती है, और ये करना चाहें तो कर सकते हैं, इनके पास इख्तियार है अगर करना चाहें। अगर आपके पास टाइम होगा तो बता दूंगा, नहीं जी जल्दी से बता दें सर, टाइम है अभी। देखिए, बाकी पहला काम इनका ये है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक सेल बना दें। अच्छा। और उसका काम ये होगा कि पिछले बजट, इन्होंने ये कहा कि हम मुआहदात की पाबंदी करेंगे, तो पिछले साल के बजट में ये लिखा गया था कि 3000 अरब रुपए की चोरी हो रही है, हम इसको वसूल करके आवाम को देंगे। सही। अब उसके जरिए कानून जो है वो ये है कि उनको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ना अदालत से ना किसी से, वो वसूल करें। कोई तकरीबन 3000 रुपए एक साल में आ सकता है, तो आप 2 महीने में अगर 200 अरब आ जाते हैं तो आप IMF से कहें जनाब ये हमने इजाफी वसूली कर ली है और इसलिए अब हमें पेट्रोल ना बढ़ाने की इजाजत दें, ये इजाफी वसूली होगी। और अगर ये नहीं करते तो मैं एक जुमला कह रहा हूँ, कानून तोड़ेंगे, कानून जो इनका इरादा नहीं। दूसरा, हमारे मुल्क में लोग चोरी कर जायज पैसे से डॉलर खरीदते हैं, उसको फॉरेन करेंसी अकाउंट में जमा करते हैं और वो पैसा चला जाता है 10, 12, 15 अरब डॉलर। अगर सिर्फ स्टेट बैंक के साथ मिलकर ये कहें
कि तालीम और इलाज मुआवजे के अलावा ये पैसा बाहर नहीं जाएगा, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि रुपए की कदर मुस्तहकम हो जाएगी, रुपया इम्प्रूव करेगा, उससे पेट्रोल के नर्ख भी कम होंगे, बिजली के नर्ख भी कम होंगे, महंगाई भी कम होगी। ये दो काम अगर ये कर लें, जो इनका इख्तियार है, लेकिन ताकतवर तबके नाराज़ हो जाएंगे। अब उनको पाकिस्तान से मोहब्बत है या उन चोरों से मोहब्बत है, ये फैसला आपको अगले महीने नज़र आ जाएगा, और इस महीने नज़र आ चुका है। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ ये काबिल अमल है, और अगर ये टैक्सों की वसूली नहीं करते, कानून तोड़ेंगे पाकिस्तान का। लेकिन आपने तो डॉक्टर शाहजहां सिद्दीकी साहब बड़े सिंपल अल्फाज में बता दिया, लेकिन मामलात सिंपल लगते नहीं हैं। अब वही आपकी बात कि अगर करना चाहें तो बहुत कुछ किया जा सकता है, ना करना चाहें तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, आपकी तज़िया पेश किया, इस मईशत की सूरत हाल को संभाला कैसे जा सकता है या फिर इसका जिम्मेदार कौन है। अब ये पॉइंट पे ही मैं प्रोग्राम को क्लोज करती हूँ। नाज़रीन, देखते हैं ये हुकूमत, निगरान हुकूमत क्या करती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वारियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।